नमस्कार, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप देख रहे हैं देवभूमि। देवभूमि की खबरों में सबसे पहले उत्तराखंड को सड़क परियोजनाओं की बड़ी सौगात मिल गई है। दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बीच बैठक हुई, जिसमें करीब 7,000 करोड़ की सड़क परियोजनाओं को सहमति मिली। श्रीनगर, हरिद्वार, कोटद्वार समेत कई अहम परियोजनाओं को हरी झंडी दी गई है। CRIF के तहत 750 करोड़ रुपए की मंजूरी के साथ NHO की 5 परियोजनाओं को भी स्वीकृति मिली है। सरकार का कहना है कि सीमांत क्षेत्रों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और अर्धकुंभ 2027 से पहले हरिद्वार व कोटद्वार बाईपास के काम में तेजी आएगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा बदलाव लागू हो गया है। आज से उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम प्रभावी हो गया है और इसके साथ ही मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम और गैर सरकारी अरबी फारसी मदरसा मान्यता नियम समाप्त हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सरकार आधुनिक, पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण और जवाबदेह शिक्षा व्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध है। नई व्यवस्था के तहत सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के लिए समान और पारदर्शी मान्यता प्रणाली लागू होगी। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य बच्चों को आधुनिक शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कौशल और भारतीय जीवन मूल्यों से जोड़ते हुए विकसित उत्तराखंड और विकसित भारत के निर्माण में सहभागी बनाना है। उत्तराखंड में आज से मदरसों में नई शिक्षा व्यवस्था लागू हो गई है। इसके तहत प्रदेश में 452 मदरसों में दोहरी पाली प्रणाली के तहत पढ़ाई होगी और सुबह की पाली में छात्रों को हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और कंप्यूटर जैसे आधुनिक विषय पढ़ाए जाएंगे, जबकि शाम की पाली में धार्मिक शिक्षा के साथ संविधान, मानवाधिकार, राष्ट्रीय एकता और नैतिक मूल्यों का अध्यापन होगा। सरकार के अनुसार मानकों पर खरे उतरने वाले मदरसों के छात्रों को राज्य शिक्षा बोर्ड का मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र मिलेगा। हालांकि इस व्यवस्था को लेकर कुछ संगठनों ने आपत्ति जताई है, वहीं सरकार इसे शिक्षा सुधार की दिशा में बड़ा कदम बता रही है। तो दोहरी शिक्षा पाली में पढ़ाई होगी और आधुनिक विषय पढ़ाए जाएंगे मदरसों में। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आशीष डोभाल जुड़े हुए हैं। आशीष, इसे शिक्षा सुधार में एक बड़ा कदम बताया जा रहा है, क्या कह रहे हैं उत्तराखंड के लोग और मदरसा बोर्ड के लोग? जो मदरसा है, मदरसा बोर्ड समाप्त कर दिया है और कहीं न कहीं नया एक अल्पसंख्यक शिक्षा के लिए एक नया नियम जो है लागू किया है। और जितने भी मदरसे हैं उत्तराखंड में, 452 रजिस्टर्ड मदरसे हैं, उनको उनकी जो शिक्षा है अब वो आधुनिक तरीके से होगी। कहीं न कहीं जो शिक्षा पहले वहां पर सिर्फ धार्मिक शिक्षा दी जाती थी, अब 2 पालियों में शिक्षा कहीं न कहीं दी जाएगी। सुबह की पाली में हिंदी, अंग्रेजी, गणित समेत जो कंप्यूटर समेत जो आधुनिक विषय हैं वो पढ़ाए जाएंगे और उसके बाद शाम को धार्मिक शिक्षा के साथ साथ जो संविधान की शिक्षा है, देश की एकता, अखंडता के लिए कहीं न कहीं पढ़ाया जाएगा। और मदरसों के साथ साथ अन्य जो धर्म के लोग हैं, चाहे वो बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, सिख धर्म है, ईसाई धर्म है, सभी अल्पसंख्यकों के लिए ये नियम बनाया गया है। नया जो आयोग बनाया गया है उसके माध्यम से तमाम जो शिक्षण संस्थान है, अगर कोई नई मान्यता भी लेना चाहता है तो उसी के अंडर उसे मान्यता मिलेगी। और जो तमाम जो अल्पसंख्यक हैं उन्हें एक मुख्य धारा से जोड़ने के लिए देश की प्रगति के साथ साथ उत्तराखंड कैसे आगे बढ़ सकता है, एक जो है मिसाल कहीं ना कहीं उत्तराखंड की धार्मिक सरकार ने पेश की है। और उत्तराखंड एक पहला राज्य है जहां पर मदरसा बोर्ड का अस्तित्व अब समाप्त हो चुका है और नई शिक्षा प्रणाली यहाँ पर लागू कर दी गई है। जी बिल्कुल सही कहा आशीष आपने, लेकिन कुछ संगठन ऐसे भी हैं जो इसका विरोध भी कर रहे हैं, इस शिक्षा प्रणाली का, तो उनका क्या कहना है और क्या वो कह रहे हैं कि क्यों आखिर इसका ये विरोध कर रहे हैं? ये तो आधुनिकीकरण है शिक्षा का और बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा मिले, विज्ञान,
और तमाम ऐसी चीजें, एआई, ये तमाम चीजें बच्चे पढ़ें, लेकिन कुछ संगठन विरोध क्यों कर रहे हैं आखिर? बिल्कुल ऐसे कुछ संगठन विरोध कर रहे हैं। आज डीएम को ज्ञापन देने भी कुछ लोग पहुंचे थे और कहीं न कहीं उनका जो उनकी पुरातन जो पारंपरिक शिक्षा प्रणाली थी वो उसी को बनाए रखने की बात कर रहे हैं। लेकिन सरकार कहीं न कहीं इसको नहीं मान रही है और सरकार का सीधे तौर पर, साफ तौर पर संदेश है कि जो पुरानी प्रणाली है उसे कहीं न कहीं हटाकर, क्योंकि मदरसों में सिर्फ तो पहले धार्मिक शिक्षा ज्यादा दी जाती थी। आधुनिक जो चीजें हैं, चाहे कंप्यूटर साइंस हो, चाहे कंप्यूटर के अलावा मैथ हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, जो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनसे जो मदरसे के जो बच्चे हैं उन्हें समाज में आगे बढ़ना है, तो कहीं ना कहीं वो भी एक मुख्य धारा से जुड़ेंगे। इसको लेकर के कहीं ना कहीं ये बड़ा निर्णय धामी सरकार का है और जो इसका विरोध कर रहे हैं, सरकार उसको कहीं ना कहीं इग्नोर करते हुए अपने नियम लागू कर रही है और ऐसे जो लोग हैं उनका कहीं ना कहीं सरकार को इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। सीधे तौर पर धामी सरकार का ये मानना है कि जो भी पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, जो चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उनको कहीं ना कहीं पूरे जो प्रदेश की या देश की जो मुख्य धारा है शिक्षा की, उससे जोड़ने का कहीं ना कहीं ये नियम है। आशीष, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, इसके बाद भी आपसे हम एक बार फिर जानकारी लेंगे। ऋषिकेश में अवैध निर्माण और भू माफियाओं के खिलाफ एमडीडीए का बड़ा बुलडोजर एक्शन में देखने को मिला है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने एक साथ 5 स्थानों पर सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। गंगनहर में बिना स्वीकृति बन रहे बहुमंजिला इमारत को सील कर दिया गया, जबकि आमबाग क्षेत्र में कई बीघा जमीन पर विकसित की जा रही अवैध प्लॉटिंग को जेसीबी से ध्वस्त किया गया। साथ ही 2 अन्य बहुमंजिला भवनों को भी सीलिंग की कार्रवाई की। एमडीडीए ने साफ कहा है कि अवैध निर्माण और अनाधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत यह अभियान लगातार जारी रहेगा। हमारे साथ इस खबर पर एक बार फिर जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी आशीष डोभाल। आशीष, बड़ी कार्रवाई और लगातार हो रही है, जिस तरह से आपने विजुअल दिखाया, जिस तरह से हम खबरें दिखा रहे हैं, जो अवैध प्लॉटिंग है उसके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। अभी जो अवैध तरह कॉलोनियां विकसित कर रहे हैं, तो जिस तरह का ये बुलडोजर एक्शन हमें देखने को मिल रहा है, तो अब इनके खिलाफ भी क्या कोई कड़ी कार्रवाई हो रही है? क्योंकि इनका मकान तो गिराया जा रहा है, साथ ही साथ क्या इनके खिलाफ एफआईआर या इस तरह के कार्रवाई की जा रही है पुलिस के द्वारा, कानून के द्वारा? आशीष, बिल्कुल नीरज जी, कार्रवाई की जा रही है और वैधानिक के साथ साथ जो एमडीडीए के नियम है उसके तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। और जो बीसी एमडीडीए है बंशीधर तिवारी, उनका साफ तौर पर कहना है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे जो प्लॉटिंग है, चाहे भवन है, बिना मानचित्र के, बिना स्वीकृति के, एमडीडीए की स्वीकृति के कोई भी ऐसा परचेज न करें। और इसी के तहत ऋषिकेश में बुलडोजर एक्शन हुआ है। कई बीघा जमीन जो है ध्वस्त की गई है, जिसमें प्लॉटिंग की गई थी, और इसके अलावा 3 भवन जो है सील किए गए हैं, बहुमंजिला भवन सील किए गए हैं। और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। ऋषिकेश हो, विकासनगर हो, मसूरी हो, या फिर मुख्य शहर देहरादून में भी एमडीडीए की जो टीमें हैं वो लगातार कार्रवाई कर रही हैं। और ऋषिकेश में गंगानगर से लेकर के आमबाग तक ये एक्शन चला है और बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। और धामी सरकार का साफ तौर पर निर्देश है कि जो भी अवैध निर्माण है उसे किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। अगर कोई निर्माण करता है तो उसकी बाकायदा नियमानुसार एमडीडीए से अनुमति लें। और जो प्लॉटिंग है, प्लॉटिंग भी कहीं ना कहीं कई जगह ऐसी प्लॉटिंग की जा रही है जिनके न तो लैंड यूज चेंज है, एग्रीकल्चर लैंड पे आप कॉलोनी बसा दे रहे हैं, तो ऐसी भी जो साइटें हैं उन पर भी एमडीडीए की नजर लगातार बनी हुई है और ऐसे मामलों पर एमडीडीए लगातार कार्रवाई कर रहा है। ठीक है आशीष, जैसा कि आपने बताया और दिखाया भी कि एमडीडीए लगातार कार्रवाई कर रहा है ऐसे अवैध निर्माण के खिलाफ, लेकिन बड़ा सवाल ये होता है कि इस तरह की जो कॉलोनियां हैं ये एक दिन में तो डेवलप हो नहीं जाती, काफी समय लगता है, और उसके बाद ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होती है। तो आखिर इनके पीछे क्या इस तरह के कुछ अधिकारी भी संलिप्त रहते हैं? क्योंकि अपने आप तो ये रातों रात बनती नहीं और अब कार्रवाई की बात होती है, तो ऐसे अधिकारियों, ऐसे कर्मचारियों जिनकी जिम्मेदारी है कि अवैध निर्माण ना हो, उनके खिलाफ भी क्या एक्शन किया जाएगा कि सिर्फ इन्हीं लोगों के खिलाफ एक्शन होगा?
बिल्कुल उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। जो एमडीडीए के जिम्मेदार कर्मचारी हैं, चाहे अधिकारी हैं, जेई हैं, सुपरवाइजर हैं या जेई हैं, कहीं ना कहीं उनका भी जवाब तलब होना चाहिए। हालांकि अभी तक ऐसा कोई एक्शन सामने नहीं आया है, लेकिन ये बड़ा सवाल आपने किया है कि ऐसे जो तमाम जो अधिकारी हैं जिनके पास निगरानी करने का जो अधिकार है या उनका कर्तव्य है, कहीं ना कहीं जो उनका कार्य है वो न करके वो कहीं ना कहीं पहले अवैध निर्माण डेवलप होने देते हैं और फिर उस पर कार्रवाई करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ा सवाल है। और एमडीडीए को इस ओर ध्यान देना चाहिए। चाहे शहरी विकास जो मंत्रालय है, मंत्री हैं, या फिर जो उपाध्यक्ष हैं एमडीडीए के बंशीधर तिवारी, उनको भी कहीं ना कहीं इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। हालांकि अभी तक ऐसे कोई भी कार्रवाई कर्मचारी अधिकारियों के खिलाफ अभी तक सामने नहीं आई होगी। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो एमडीडीए की ये कार्रवाई लगातार जारी है ऐसे लोगों के खिलाफ जो अवैध निर्माण कर रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। अल्मोड़ा के जिउला गांव स्थित प्रसिद्ध गुरु गोरखनाथ मंदिर में आयोजित पावन वैशी कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ उनका स्वागत किया गया और जिसके बाद उन्होंने देव आराधना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि वैशी और जागर उत्तराखंड की अमूल्य सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत है, जिन्हें आने वाली पीढ़ियों तक सहेज कर रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने आयोजन की सफलता पर ग्रामीणों और मंदिर समिति को शुभकामनाएं दी। बढ़ते अगली खबर की ओर। देहरादून पुलिस लाइन में सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के सम्मान में भावभीनी विदाई समारोह आयोजित किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून की मौजूदगी में पुलिस अधीक्षक विकास नगर समेत सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों को शॉल, स्मृति चिन्ह और उपहार देकर सम्मानित किया गया। एसएसपी ने कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद सभी अधिकारी और कर्मचारी पुलिस परिवार का अभिन्न अंग रहेंगे और हर संभव सहयोग उन्हें मिलता रहेगा। समारोह के दौरान सेवानिवृत्त अधिकारियों ने अपने सेवा काल के अनुभव साझा किए। वहीं एसएसपी ने मौजूद पुलिसकर्मियों को उन अनुभवों से सीख लेने और साथ ही कर्तव्य निष्ठा और टीम भावना के साथ काम करने के लिए प्रेरित किया। आप सभी जानते हैं आज जो हमारे साथी सेवानिवृत्ति के बाद आज करीब 35 से 40 साल तक की सेवा करने के बाद आज इस विभाग से अपने घर जा रहे हैं। यूँ तो इस विभाग का वो हमेशा हिस्सा रहेंगे, लेकिन एक्टिव पुलिसिंग में अब उनका योगदान उस तरीके से नहीं रहेगा। वो समाज की ओर से अब पुलिस को देखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण जो आपका परिवार है, आप सभी लोग परिजन आए हैं, आपके जो सेक्रीफाइस हैं लगातार मैं जानता हूँ आपके जो परिवार में सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस आपका परिवार ही करता है। बढ़ते अगली खबर की ओर। ऋषिकेश में साधु पर जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। वीरभद्र मंदिर के साधु काशीगिरी महाराज पर लोहे की रॉड से और धारदार हथियार से हमला करने के आरोप में मुख्य आरोपी सूरज कश्यप को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक हमला पुराने विवाद के चलते किया गया था। आरोपी को आईडीपीएल क्षेत्र से उस समय दबोचा गया जब वो गिरफ्तारी से बचने के लिए उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर भागने की फिराक में था। मामले में अन्य नामजद आरोपियों की तलाश जारी है और पुलिस उनकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है। हरिद्वार में केतन हत्याकांड को लेकर सियासत तेज हो गई है। टिहरी जिले में दलित युवक केतन की हत्या के बाद जहां मामला लगातार गर्मा रहा है, वहीं राजनीतिक बयानबाजी भी बढ़ती जा रही है और इसी बीच नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के पीड़ित परिवार से मिलने के प्रयास को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। हरिद्वार में दलित समाज के कुछ युवाओं ने चंद्रशेखर आजाद और निर्दलीय विधायक उमेश कुमार पर इस मामले में राजनीति करने का आरोप लगाया है। प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने दोनों नेताओं का पुतला दहन कर विरोध जताया और कहा कि इस मामले में राजनीति नहीं बल्कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। उत्तराखंड में एक बार फिर धामी सरकार जनता के द्वार पहुंचने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर 4 जुलाई से 15 दिन का विशेष अभियान जन जन की सरकार जन जन के द्वार शुरू किया जाएगा। इस दौरान जिला, ब्लॉक और तहसील स्तर पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे, जहां अधिकारी और कर्मचारी मौके पर ही लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। सरकार का उद्देश्य है कि नागरिकों को
दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े और योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचे, जिससे पहले चले अभियान में 5 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया था और हजारों शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया गया था। अगली खबर देहरादून से है। देहरादून के प्रेम नगर स्थित नंदा की चौकी टॉन्स नदी पुल पर पुनर्निर्माण अंतिम चरण में अब पहुंच गया है। लोक निर्माण और सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने मंगलवार को निर्माण कार्य का औचक निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। मंत्री ने बताया कि पुल का करीब 95% काम पूरा हो चुका है और अगले 10 दिनों में ये पुल आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। बाढ़ के बाद रुकी इस परियोजना का निर्माण 16 करोड़ रुपए की लागत से पीडब्ल्यूडी और NHAI द्वारा आधुनिक वेल फाउंडेशन तकनीक से किया जा रहा है। उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला को इस बार खास अंदाज में मनाने की तैयारी है। राज्य की रजत जयंती के अवसर पर 16 जुलाई से शुरू होने वाले 1 महीने के अभियान के तहत देहरादून में 15,50,000 पौधे लगाए जाएंगे। जिला प्रशासन ने इस अभियान को जन आंदोलन बनाने का लक्ष्य रखा है। पौधारोपण थीमेटिक तरीके से होगा, जिसमें IMA, ONGC, ITBP और सर्वे ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों की भी भागीदारी रहेगी। अभियान की निगरानी के लिए हरित कंट्रोल रूम बनाया जाएगा और लगाए गए पौधों को 5 वर्षों तक देखभाल सुनिश्चित की जाएगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। तिब्बती युद्ध कांग्रेस यानी कि TYC ने चीन के नए जाति एकता और प्रगति कानून की कड़े शब्दों में निंदा की है। संगठन का कहना है कि यह कानून तिब्बती पहचान, भाषा, धर्म और संस्कृति के लिए गंभीर खतरा है और इसे जबरन आत्मसात की नीति का हिस्सा बताया गया है। TYC ने आरोप लगाया है कि चीन तिब्बत में राजनीतिक और सांस्कृतिक हस्तक्षेप के जरिए चीनीकरण और प्रक्रिया को तेज कर रहा है। साथ ही संगठन ने भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस नीति की निंदा करने और तिब्बत में मानवाधिकार स्थिति पर सख्त निगरानी रखने की मांग की है। खबर देहरादून से है। देहरादून में अगले 2 दिन मौसम भारी पड़ सकता है। मौसम विज्ञान विभाग ने 1 और 2 जुलाई को जिले में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी ने लोगों से अपील की है कि अनावश्यक यात्रा से बचें और मौसम से जुड़े ताजा अपडेट तथा प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करें। साथ ही नदी, नालों, गधेरों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों के आसपास विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। देखिए, 3 दिन का अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है IMD के द्वारा। 1 तारीख को देहरादून और बागेश्वर के लिए ऑरेंज अलर्ट है। 2 तारीख के लिए बागेश्वर, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी और देहरादून के लिए अलर्ट है और 3 तारीख के लिए नैनीताल और बागेश्वर के लिए ऑरेंज अलर्ट है। उसको ध्यान में रखते हुए जनपदों को निर्देश जारी किए गए हैं कि उनके क्षेत्र अधिकार में जो लोग रहते हैं उनको सावधान करें इस चीज़ के लिए। उनके द्वारा मैसेज भेजे जा रहे हैं, सूचना की जा रही है विभिन्न माध्यमों से और हमारे यहाँ से भी सचेत के माध्यम से हम मैसेज भेज रहे हैं और SMS भी हमारे यहाँ जिस क्षेत्र में अतिवृष्टि की संभावना है वह मैसेज भेजा जा रहा है। अगली खबर भी मौसम से जुड़ी हुई है। नैनीताल में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। सरोवर नगरी और आसपास के क्षेत्रों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे दृश्यता बेहद कम हो गई है। सामने कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा है। तेज गर्जना के साथ लगातार बारिश का दौर जारी है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। पर्यटकों की आवाजाही में भारी कमी देखी जा रही है और लोग अपने होटलों में ही रुकने को मजबूर हैं। झील में नाव का चलाना बंद हो गया है, जबकि सड़क मार्गों पर वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश और कोहरे के चलते ठंड बढ़ गई है और नैनीताल का माहौल पूरी तरह से सुनसान नजर आ रहा है। देवभूमि की खबरों में फिलहाल यहीं तक। खबरों का सिलसिला लगातार आज की खबर पर जारी रहेगा।